आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अजहरुल बारी। भारत में पिछले कुछ सालों में जहां एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, दलितों और मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं, हद यह है कि मुस्लिमों की खुलेआम मारे जाने की अपीलें हो रही हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक बाइकॉट की बातें होती हैं। सरकार चुप और अदालतें खामोश हैं। ऐसा लगने लगा है कि कहीं इस तरह के जो तत्व है, सरकार का संरक्षण तो इन्हें नहीं मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर भारत की जो भाईचारा है और जो गंगा जमुनी तहजीब है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बना संविधान गंभीर चुनौतियों के घेरे में है। हालत यह है कि देश का एक बड़ा समुदाय इस हालात को लेकर के काफी चिंतित है। बड़े रिटायर्ड जजेस, नौकरशाह नेताओं और ने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा है और इस चीज को लेकर के बराबर राष्ट्रपति और सीजीआई ऑफ इंडिया को चिट्ठियां लिखी गई हैं। बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं और स्थिति में किसी तरह का कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे माहौल में कुछ बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवियों, रिटायर्ड जजेस, नेता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला और बड़े नौकरशाहों ने सामने आकर के नफरत के इस माहौल को बदलने की कोशिश की और एक संगठन क्रिएट किया गया 29 मई 2022 को, जिसका नाम आईएमसीआर यानी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स रखा गया है। आज इसी संस्था की अहम सदस्य यानी संस्थापक सदस्य डॉक्टर सैयदा सैयदैन हमीद साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर सैयदा सैयदैन हमीद साहिबा पूर्व मनमोहन सरकार में प्लानिंग कमीशन की अहम सदस्य रही हैं। आज उन्हीं से हम इस तमाम मसलों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आइडिया ऑफ इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट था और ये जो हालात बने हुए हैं, ये क्यों इस तरह के हालात बने हुए हैं, ये संगठन बनाए जाने की आखिर जरूरत क्या है, इसमें उनकी सक्रियता, चूंकि वो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनसे वो जुड़ी हुई हैं, इस संगठन का जुड़ना उनके लिए क्यों अलग नजर आता है। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। आज हम उनसे इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सैयदा साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, आइडिया ऑफ इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट था, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जी शुक्रिया अंजर साहब, आपने खुद इसको इतनी अच्छी तरह से समराइज कर दिया है। मैं उसमें सिर्फ अपने चंद ख्यालात ऐड कर सकती हूँ। जैसे आपने अभी फरमाया कि आइडिया ऑफ इंडिया इस वक्त बहुत ही एक क्रिटिकल स्टेज पे और एक बहुत ही एक खतरे के हद तक पहुंच गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आइन जिसके तहत हम सब ने इस मुल्क में सर उठाकर जीने का हौसला हमें मिला था 1947 के बाद, उस पे इतना बड़ा ज़र्ब लग रही है इस वक्त कि लगता है कि अगर उसके लिए कोई फौरी कदम नहीं उठाए जाएंगे तो ये जो संविधान है, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इसके फ्रैगमेंट हो जाएगा पूरा आइडिया ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से ये तंजीम, जैसे आपने अभी कहा, 29 ऑफ मई 2022 वजूद में आई ये तंजीम, और तब से और अब तक बहुत ही यंग ऑर्गेनाइजेशन है, मगर ख्यालात बहुत पुराने हैं। ये वो ख्यालात हैं जो हमने किससे सीखे? हम मौलाना अबुल कलाम आजाद से सीखे, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखे, हमने महात्मा गांधी से सीखे। उन ख्यालात को एक बार फिर से इस मुल्क में की स्पिरिट के साथ जोड़ना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। और मैं आपको एक बात जो बहुत जबरदस्त तशवीश की बात है, कल मैं सोच रही थी जब से
ये लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अल्लामा इकबाल की नज्म दिल्ली के स्कूल में पढ़ी गई और उस स्कूल प्रिंसिपल पे और जो शिक्षा कर्मी है उस पे एफआईआर लगा, स्कूल प्रिंसिपल को बर्खास्त किया गया। तो मुझे ये बात एक कल परसों से जब से ये खबर आई है, मैं ये सोच रही हूँ कि नौजवान जो हैं इस वक्त हमारे मुल्क के जो मुस्तकबिल है, उन उनके दिल में, उनके दिमागों में सिवाय जहर के कुछ नहीं भरा जा रहा, और उसमें उन मासूमों का कोई कसूर नहीं है। जब आ, आ, मैंने अपने स्कूल में न लब पे आती है दुआ, बल्कि मेरे प्रभुवर मेरी तुझसे यही प्रार्थना है, बल्कि अबाइड विद मी प्रेयर सब पढ़ते थे और घर आके वो रिपीट करते थे। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत अप्रिशिएट करते थे कि हम हर मजहब की प्रेयर हम जानते हैं। तो अब ये जो हमारी संविधान की जो वो थी अंडरलाइंग फिलॉसफी, उसको अब वो बहुत सख्त खतरे में है। तो ये इसके लिए इंडियन मुस्लिम और सिविल राइट्स, क्योंकि मुसलमानों को एक इकट्ठा आने की बहुत जरूरत है, बजाय इसके कि मुख्तलिफ फिका में, मुख्तलिफ स्कूल्स में, मुख्तलिफ जमातों में बट जाएं। 20% ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, लाइक 200 मिलियन प्लस पीपल, कोई छोटा नंबर नहीं है। तो इतने बड़ा तादाद, जब मौलाना आजाद खड़े हुए थे रामगढ़ में या दिल्ली में 1923 में, 1940 में, 1947 में, तो उन्होंने सिर्फ एक बात मुसलमानों से कही थी और पूरे मुल्क से थी, मगर खास तौर से मुसलमानों से उन्होंने ये बात कही थी कि हिंदू का अपने मुल्क के फ्रीडम जो है वो उसका हुब्बुल वतनी है, मगर मुसलमानों के लिए तो दी फर्ज है कि तुम हिंदुओं के साथ मिलके इस मुल्क को बचाओ, ये अंग्रेज साम्राज्य को निकाल के बाहर करो। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एक जज्बा है इस वक्त मुसलमानों को अपने डिफरेंसेस को खत्म करके, और वी हैव टू राइज लाइक जिसे कहना चाहिए एक सुनामी की तरह हमें राइज करना है। और हमारे पास 3 बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल्स हैं जिसको सब भुला चुके हैं। मतलब मौलाना आजाद को तो बहरहाल हम भी भुला चुके हैं, और अब रफ्ता नेहरू का को भी भुलाया जा रहा है, और पता नहीं महात्मा गांधी का कब टर्न आए। तो उसको हमको वो जज्बा लेके आना है, और उसको एक, चाहे सोशल मीडिया, चाहे कोई भी जो भी आजकल के नौजवानों को जो भी चीज अपील करती है, उसी मीडियम से हमको वो बात समझानी है कि अगर हमने इस स्पिरिट को हमने जाय कर दिया तो हमारा मुस्तकबिल जो है वो मुसलमानों का तो खत्म हो जाएगा, सब खात्मा ही हो जाएगा। जबकि ये आज फ्रंट पेज ऑफ अखबार, उर्दू अखबार की सुर्खियों में ये है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रही हैं कि अपने जो जितने हिंदू घराने हैं वहां छुरियां तेज करके रखी जाएं, क्योंकि क्या पता कि ये जिहादी कब हमला, यानी ये सब चीजें हैं जैसे आपने खुद कहा, खामोश है, पूरी एक खामोशी है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। 2 लोगों ने उस पर कंप्लेन किया है, एक कोई इंडिविजुअल हैं या संस्था है, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, मगर मैं ये कह रही हूँ कि इन हालात में इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स हैव टू राइज लाइक अ सुनामी। जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक लोग इसकी मतलब नहीं समझेंगे, इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे, ये बात हम लोग इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन एक चीज हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अदालतें हैं, सरकारें हैं, सरकारों की जिम्मेदारी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के हालात ना बने, मुल्क में माहौल अगर इस तरह से खराब किया जा रहा है, उन लोगों को इंडिकेट किया जाए,
उन तक पहुंचा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। बावजूद इसके इस तरह की चीजें नजर नहीं आती। और अगर हम मिल्लत की बात करें, जिसका आप अपनी बातचीत में जिक्र भी कर रही हैं, तो वो भी इस पूरे मामले पर किसी तरह का कोई गाइडेंस, जो एक रोल होना चाहिए, वो होता हुआ नजर नहीं आता। जो आपने पहला सवाल पूछा, तो जी। सरकार क्यों उस पे रिएक्ट करेगी? ये जो आजकल जो हालात हैं, उसके उसके जो उसमें जो ताकत और कुव्वत और उसमें जो इंसेंटिव है, तो वो सरकार ही की तरफ से है ना। तो सरकार क्यों चाहेगी कि ये माहौल बदल जाए? बिकॉज ये जो है, ये स्टेपिंग स्टोन है 2024 के लिए। तो नहीं, तो ये इस सरकार माहौल को को सूट बदलने में करता मुझे है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरकार को सॉरी, ये सूट कर रहा है? नहीं, आई एम सॉरी, आई डिडंट कैच आ, दैट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्टिविटीज हैं, चाहे जो है छुरियों को तेज करने की बात की जा रही हो, या नफरत फैलाया जा रहा हो, लिंचिंग की जा रही हो, ये तमाम चीजें सरकार को सूट कर रही हैं? It's part of their agenda. Right. This is their agenda. Polarize and win. Polarize and win. Polarization जब हो जाएगा, जब छुरियां तेज हो जाएंगी, जब अल्लामा इकबाल की नज्म पढ़ने के जो आज से नहीं, मैं तो अब आज से 50 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं स्कूल में थी, तब से ये बराबर नज्म, जब उस पे एफआईआर दर्ज हो जाएगा, वही स्टेपिंग स्टोन्स हैं टुवर्ड्स पोलराइजेशन। करते जाओ और उसके बाद अब लोगों के, अब मैं इस वक्त देख रही हूँ, मेरे मेरे सामने एक छोटा लड़का बैठा हुआ है, वो अपना कुछ अपने उस पे मोबाइल पे कुछ देख रहा है। क्या देख रहा है वो? उसको क्या समझाया जा रहा है? यानी ये लोग जो है, ये हम जब समझते हैं कि ये लोग आगे ले जाके इस किश्ती को कहाँ लेके जाएंगे, ये उनका कोई नॉलेज नहीं है, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। रफ्ता रफ्ता हिस्ट्री टेक्स्ट बुक बदल गई। जेएनयू की एक बहुत सीनियर प्रोफेसर ने हमको ये बताया कल परसों कि पूरा जो इतना जो मुसलमानों का अहद था, उसको टोटली डिलीट कर दिया गया है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में। आज तक तो औरंगजेब आलमगीर के ऊपर सड़कें बदली जाती थी, अब क्या मालूम और भी जितने, किसी ने ये भी कहा है कि हमें ये लगता है कि कहीं औरंगजेब रोड, कहीं अकबर रोड है, तो कहीं हुमायूं रोड है, तो कहीं बाबर रोड है। हमें लगता है हम पाकिस्तान में तो नहीं आ गए। ये भी एक रिमार्क। तो ये हम इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, मगर ये इट्स रियली गोइंग इनटू द जुवेनाइल माइंड्स को ये पॉइजन कर रहे हैं। क्यों क्यों उसको, व्हाई शुड दे गेट रिड ऑफ इट? उनकी इंटरेस्ट में है ये सच्ची बात है। इसको क्या है कि बात सच्ची कहे और उंगलियां उठी सबकी, जो एक शेर है ना, सच में मिर्जा गालिब का शेर है। मगर बात सच्ची कही और उंगलियां उठी सबकी, या मौलाना हाली का है, मुझे याद नहीं किसका है। मतलब सच बोलने में अब कबाहत नहीं है, क्योंकि जो है हालात बिल्कुल एक तरह से दे हैव गॉन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। जबकि फ्रंट पेज न्यूज पे यू नो एक्सपेलिंग मुस्लिम्स फ्रॉम उज्जैन से मुसलमानों को निकालने की मुहिम चल रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहां महाकाल का मंदिर है। जब ये चीजें हों, तो फिर यू कैन से कि हमें इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स की कितनी जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा पर्सनल सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत सारे संगठनों से जुड़ी हुई हैं, नेशनल इंटरनेशनल, तरह तरह के संगठन हैं जिनसे आप जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस संगठन यानी आईएनसीआर के साथ जिस तरह का हम लगाव आपका देखते हैं, और जिस तरह से सक्रिय होकर के आप इसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या नजर आती मैं ज्यादा, जो मेरे सारे संगठन हैं जिनसे मैं जुड़ी हूँ, ज्यादातर खवातीन के हवाले से है। जहाँ जो मैंने अपना काम शुरू किया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से काम शुरू किया, उसके बाद मुख्तलिफ वुमेन्स इनिशिएटिव फॉर पीस इन साउथ एशिया से शुरू किया, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसमें हम पूरा साउथ एशिया दिखते थे, और पूरे साउथ एशिया की खवातीन जो थी वो हमारे साथ थी।
चाहे हम इस खित्ते में, पूरे साउथ एशिया में अमन की बात करें, इस साउथ एशिया में कल्चरल एक्सचेंजेस, एजुकेशनल एक्सचेंजेस, करिकुलम, वो था। और बाकी जो मेरा मेरा काम, ये प्लानिंग कमीशन में मेरा काम था, उसमें भी खवातीन का बहुत बड़ा हिस्सा था। उसके अलावा सिविल सोसाइटी, जो आप जिस अभी आपने कहा कि मुख्तलिफ तंजीमें लिख रही हैं और जजेस भी हैं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट भी हैं, बहुत बड़ा उसमें प्रोपोर्शन, आप अच्छी तरह जानते हैं अंजर, सिविल सोसाइटी के जो इस वक्त जो फाल लोग हैं वो अपनी जान की बाजी लगाए और तकरीबन हर, यानी जिस तरह से हम, मैं भी गई हूँ, अब कम जाती हूँ मगर अब भी मैं जाती हूँ, मुजाहरे जो होते हैं इस वक्त जंतर मंतर में, सारी सिविल सोसाइटी का पूरा, चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, चाहे वो कुछ भी, किसी तरह से भी अपने अपने आवाज को सुनाने के लिए। ये और बात है कि मीडिया जो है उसके इट्स हिज, कहते हैं ना, हिज मास्टर्स वॉइस है, कि जो चाहते हैं वो मीडिया, जिस तरह से मीडिया को मैनिपुलेट करना चाहते हैं वो करते हैं, और मीडिया जो है वो घुटने टेक चुका है, और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उनका जीना दूभर हो चुका है। तो बस मैं ये, मतलब आपने जो सवाल किया कि मेरी जो तंजीमें हैं, तो उसमें मैंने कभी अपने आप को, जैसे जमीयतुल उलमाए हिंद है या जमात इस्लामी है, ये जब जितनी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उन पे मेरी पर्सनल दोस्ती सबसे है, मगर मैंने अपने आप को इतना एसोसिएट नहीं किया उनसे, क्योंकि मैं एक सेक्युलर प्लेटफॉर्म पे हमेशा रही हूँ। और मगर मेरा एक है लगाव है, पर्सनल दोस्तियां हैं। अब हमको चाहिए कि हम ब्रिजेस बनाएं उनके साथ, ब्रिजेस बनाएं उनके साथ, क्योंकि इधर राइट विंग के साथ, दूसरी तरफ के राइट विंग के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए ये मेरा, दीज आर माई इंटरेस्ट, और इसमें मैंने अपनी अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि जिस तरह से पूरे मुल्क में बेचैनी का माहौल है, दलितों पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के सोशल बाइकॉट, मुसलमानों के हत्या किए जाने की बात की जा रही है, अजीब सा एक बेचैनी का माहौल है। आपको कितना लगता है कि ये जो INCR संगठन है जिससे आप जुड़ी हुई हैं, ये कौम को रिलैक्स दे पाएगी अपने काम की वजह से? देखिए, इट्स अ टू वे, ये एक टू वे स्ट्रीट है। जी। हम लोग, कुछ लोग हैं जो सोचते हैं, जो मिलते हैं आपस में, और आपने जैसे पिछले प्रोग्राम्स में बताया गया है, कोई कन्वेंशंस हुए हैं, कहीं बम्बई में कन्वेंशन हुआ, लखनऊ में कन्वेंशन हुआ, अब शायद कर्नाटका में कन्वेंशन होने जा रहा है। ये तो ये जरूर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गैप को फिल करेगा, मगर वी हैव टू हैव रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड ऑल्सो। अगर जो कौम है, कौम कोट एंड कोट कौम जो है, जब तक वो इसको सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन एक पेपर टाइगर बन के रह जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम, जब हमने लखनऊ में कन्वेंशन किया, मैं तो नहीं जा सकी उसमें क्योंकि मैं उस जमाने में ढाका गई हुई थी, तो छोटी छोटी जगहों से, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, उनको लगे, देखिए मुसलमान जो लोग हैं वो रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। उनको आप कोई बड़ी सी मीटिंग हो, जमीयत की मीटिंग हो, जमात इस्लामी की मीटिंग हो, जुमा के खुतबे हो, बहुत सी पब्लिक आ जाती है उसी इंथ्यूजियाज्म से, उसी कमिटमेंट से। जैसे मौलाना आजाद की तकरीर सुनने के लिए मुसलमानों का जम्मे गफीर आ जाता था, उसी तरह से मुल्क की बहबूद की बात सुनने के लिए, समझने के लिए एक मुसलमानों का जम्मे गफीर आ जाए, तभी वो सक्सेस हो सकता है। वरना इट सिंपली बिकम्स, यू नो, जैसे मैंने कहा, पेपर टाइगर की तरह हो सकता है। इट्स जैसे कि आप कहते हैं एको चेम्बर में बातें हो रही हैं, अपनी बातें खुद ही सुन रहे हैं और वो एको हो रही हैं। तो ये, दिस इज माय आंसर टू योर क्वेरी। अच्छा, एक सवाल और समझना चाहेंगे आपसे, चूंकि INCR की काफी सक्रिय सदस्य हैं आप, संस्थापकों में से एक हैं। आप चूंकि बहुत सारे इसके प्रोग्राम में, चाहे वो मुंबई में हुआ हो या हैदराबाद में हुआ हो या दिल्ली में हुआ हो, तो बहुत सारे प्रोग्राम में आप शामिल हुई हैं। अगर आपसे हम उसके तासुरात को समझना चाहें तो आप किस तरह से उसे एक्सप्लेन करेंगे?
मुझसे आप तासुरात प्लीज, बाय द वे अंजर, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई हैव अनदर मीटिंग एट 12 o'clock। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अंजर, आई वॉज नॉट एट द लखनऊ कन्वेंशन, मैंने आपको बताया मैं ढाका गई हुई थी, और उसके अलावा एक बॉम्बे में कन्वेंशन हुआ, आई कुडंट गो टू दैट फॉर पर्सनल फैमिली रीजंस। तो मुझे, आई हैव नो फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ हाउ द रिएक्शन वाज इन दीज convention. अच्छा Delhi convention was a different matter. It was a full house, the Delhi अच्छा, एक convention. चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से ये जो संगठन है, कानूनी जो चाराजोई होती है या फिर जो एक सामाजिक ताना बाना है, इसमें आखिर अहम क्या है कि जिससे जो है समाज को जोड़ने की कोशिश की जाए? क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे जो है मामलात, खासतौर से मुसलमानों को जिस तरह से अदालतों का सामना है, ऐसे में जो है लोगों के पास पैसे नहीं है केसेस लड़ने के लिए। अहम क्या हो जाता है ऐसी सूरत में? आपने एग्जैक्टली सवाल क्या पूछा? आई कुडंट अंडरस्टैंड, हम ये प्लीज जानना चाह रहे हैं शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए, जी जी क्योंकि जी, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका जी। कानूनी चाराजोई या फिर सामाजिक ताना बाना, अहम क्या है आखिर? उसको आप अंग्रेजी में बताइए मुझे, बिकॉज मैं नहीं समझी। सामाजिक काराजूई जिस क्या तरह है? से गंगा जमुनी तहजीब को एक तरफ खतरा लाहक है, दूसरी तरफ हम्म। मुस्लिम समाज से बहुत बड़ी तादाद, खासतौर से जो भी आवाज उठाता है उसे जेलों में डाल दिया जाता है। हम किस चीज को अहमियत दें कि तमाम चीजों को हम डील कर पाए आसानी के साथ और जल्द से जल्द? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत आपने एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल आखिर में मुझसे किया। जी अम, इस वक्त तो हमारे पास एक ही चॉइस है अंजर, जी और वो ये चॉइस है कि इस वक्त जो हालात हैं, हमें एकजुट होकर 2024 सर पे मुसल्लत है हमारे। हम्म, इस वक्त हमको अपने सारे डिफरेंसेस को सिंक करके, नजरअंदाज करके, खत्म करके, हमको एक ऐसी पॉलिटिकल वेव के साथ हमें जुड़ना चाहिए कि जो हमारे मुल्क में ये जो एक सियासत है जिसके बुनियाद मुसलमानों से नफरत और इस्लामोफोबिया है, उसके साथ हमको मिलके पहले तो इसको खत्म करना चाहिए। क्योंकि अब ये सवाल है कि अगर 2024 में नहीं करते तो 2029 तक समझिए हमारी ये जो हालत है वो पूरी दुनिया के सामने अभी एविडेंट तो है। मगर जो जो हिंदुस्तान एक कयादत का रोल अदा करता था, हम्म, जब पंचशील का जमाना था, हम्म, जब अमन की बातें होती थी, जब पार्टीशन के बाद फिर भी एक फराख दिली से देखने के लिए नजरिया था, कायद थे जो इन चीजों में यकीन रखते थे, हमको इस निजाम को खत्म करना है। उसके लिए चाहे हमें अपने आप को स्टील करना पड़े, अंग्रेजी का लफ्ज है स्टील करना, जैसे कि फौलाद की तरह हमें अपने दिल को मारना पड़े, हम्म। कर लीजिए, बिकॉज द चॉइस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। बस मैं यही कह सकती बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा हमीद साहिबा आपका। आपने हूँ। विस्तार से इस पूरे मामले पे बात की, बताया कि आखिर आईएमसीआर यानी इंडियन मुस्लिम सिविल राइट्स का विजन क्या है, किस तरह से तमाम चीजें आगे बढ़ रही हैं, मुल्क के हालात क्या हैं। जाहिर है कि नफरत के इस माहौल को बदलने के लिए तमाम लोगों को साथ आना पड़ेगा। मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए तमाम लोगों को कंधे से कंधा मिलाना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ भारत जोड़ो यात्राओं के जरिए से ही मुमकिन नहीं है, बल्कि तमाम लोगों को एक साथ इस पूरे मामले पर जुड़ना और एक साथ आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे जी विस्तार से बातचीत की। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज की इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।